कौन सी विधि पर चर्चा किए थे बताइए? किंडरगार्टन है ना। ये किंडरगार्टन विधि के बारे में बताए थे कि इस विधि में दंड देना पूर्ण रूप से निषेध है। बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए, है ना। दूसरी बात, इस विधि से जो भी संचालित विद्यालय होते हैं वहाँ महिला अध्यापकों की संख्या ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान देना है। इस विधि का मुख्य ये प्रोसेस बता रहे हैं कि क्या है। और इस विधि में अच्छे कार्यों के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जाती है और पुरस्कार भी दिए जाते हैं। यही कारण है कि आपके छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उसे खूब प्राइज दिया जाता है, मेडल पे मेडल और खूब सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। आप देखे होंगे उसको। उसके बाद इसमें इस विधि में समय सारणी का पूर्ण रूप से विरोध किया गया है। किंडरगार्टन विधि में समय सारणी का टाइम टेबल सही नहीं रहता है। कोई घंटी 30 मिनट की है तो वह घंटी 40 मिनट की हो सकती है, 50 मिनट की भी हो सकती है। समय सारणी टाइम टेबल का कोई बाइंड नहीं है उसमें। दूसरी बात, विद्यालय 2 पालियों में चलाया जाता है। किंडरगार्टन पद्धति से जितने विद्यालय चलाए जाते हैं वो 2 पाली में चलाए जाते हैं। पहली पाली में शिक्षण कार्य करवाया जाता है, दूसरी पाली में अभ्यास कार्य करवाया जाता है, परियोजनात्मक कार्य दिया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ध्यान देना है इस विधि के बाद इस विधि के प्रतिपादक कौन है, आविष्कार कब किए, ये सारी बात मैं बता दिया हूँ, लिखा दिया है ना। आज अगली विधि पर चर्चा करेंगे, डाल्टन विधि। पहले ध्यान दीजिए, ये कुछ जो शिक्षण विधियां हैं वो सामान्य रूप से प्रायोजित है। हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वो जो सामान्य विधियां हैं वो मैं अभी बता रहा हूं आप लोग को, ठीक ना। इसके बाद चूंकि हिंदी भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो बहुत सारी विधियों पर चर्चा करनी है। अभी आप लोगों को एक सामान्य विधि जो है उसको मैं बता रहा हूं। अभी अगली कक्षा में मैं भाषाई कौशल पर चर्चा करूंगा। उसके बाद 2-3 और जो सिलेबस डाला हुआ है, जो अनुक्रम के अनुसार जो पाठ्यक्रम है आप लोगों का, उसको मैं बताऊंगा। फिर अंतिम में जैसे हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे रचना विधा, कहानी, कविता, ये सब जो शिक्षण है इसमें से कौन कौन इस शिक्षण कार्य करने के लिए कौन कौन सी विधि उपयुक्त है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में, ठीक ना। क्योंकि जैसे बताएंगे थोड़ी बहुत कि कहानी क्या है, तो कहानी शिक्षण विधि के कौन कौन से कहानी शिक्षण विधियां हैं जो उपयुक्त है पढ़ाने के लायक, उसको अभी मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी सामान्य विधि उसको मैं बता रहा हूं। तो डाल्टन विधि आज चर्चा करेंगे। कितना संख्या कितनी है बताइए आप लोग? 7, 7वीं विधि है, ठीक है। तो डाल्टन विधि आज लिखिए आप लोग। डाल्टन विधि देखिए, ये डाल्टन विधि, इसे वास्तव में स्वाध्याय विधि के नाम से भी जाना जाता है। डाल्टन विधि को हम लोग स्वाध्याय विधि भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए, इसे स्वाध्याय विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्वाध्याय विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवर्तक हैं हेलन पार्क हस्ट। प्रवर्तक लिख लीजिए, हेलन पार्क हस्ट हैं, या कहीं कहीं आपको हस्ट भी मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तन का वर्ष है, आविष्कारक वर्ष, ये है 1920 ईस्वी। प्रवर्तन वर्ष या आविष्कारक वर्ष ये सभी बोल सकते हैं,
1920 ईस्वी। ठीक है। कहाँ? तो अमेरिका के डाल्टन नामक शहर में। यह जो है विधि उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। साथ ही सभी विषयों के लिए उपयोगी है। सभी विषयों के लिए उपयोगी है। ये डाल्टन विधि के बारे में जानिए। इसकी प्रक्रिया, प्रोसेस के बारे में थोड़ा लिखिए। क्या है इसकी प्रक्रिया? इस विधि में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को लिखिए, इस विधि में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को मासिक कार्य दिया जाता है। मासिक कार्य दिया जाता है। जिसे विद्यार्थी अगले माह की 1 तारीख तक अवश्य पूरा करता है। अवश्य पूरा करता है। अध्यापक द्वारा दिया गया, ये भी लिख लीजिए। अध्यापक द्वारा दिया गया कार्य कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। उतार लिए? देखिए, ये उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए उपयुक्त है। यह विधि सभी विषयों के लिए भी उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को एक मासिक कार्य दिया जाता है, मंथली कार्य। चूंकि जानते हैं, जब पढ़ाई का क्रम जब चलता है तो एक होता है दैनिक, याद रखना है, इसमें डायरी में लिखाया जाता है। डायरी को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है ना आप लोग को? कोई क्या बोलते हैं? कोई बताइए।
डायरी को हिंदी में बोलते हैं दैनंदिनी, ठीक ना, दैनंदिनी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक डायरी में अभी लिखाया जाता है, ठीक ना, और उसके बाद डेली का रूटीन होता है, उसमें अध्यापक उसमें साइन भी करते हैं, जो बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है। तो यहाँ एक होता है कार्य देने की तरीका है, एक है कार्य दैनिक, उसके बाद एक कार्य होता है 4 दिन पर, ठीक है, 4 दिवसीय, एक होता है साप्ताहिक, ठीक है, एक होता है आपके पाक्षिक, जिसको एक पख बोलते हैं, यानी 15 दिन पर में, 15 दिन का एक पख होता है, ठीक ना। उसके बाद एक कार्य दिया जाता है, उसमें होता है एक वार्षिक, उसके बाद एक कोई कार्य दिया जाए तो उसको कहते हैं त्रैमासिक, जिसको क्वार्टरली बोलते हैं, और एक होता है अर्धवार्षिक जिसको 6 माही बोलते हैं, और एक वार्षिक होता है जिसको ईयरली बोलते हैं। इतने तरह का कार्य दिया जाता है। इसी तरह से किताबें भी निकलती है, देखिएगा साप्ताहिक पत्रिका, देखिएगा दैनिक समाचार देखने को मिलता है कि नहीं बताइए। यही कारण है कि ये सब इसी तरह का रहता है। पाक्षिक पत्रिका, ठीक ना। तो इसमें ध्यान देना है कि विद्यार्थी को एक मासिक कार्य दिया जाता है डाल्टन विधि में, और विद्यार्थी अगले माह की 1 तारीख तक इसे पूरा करता है, और अध्यापक के द्वारा जो एक कार्य दिया जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान देना, ये याद रखना, परीक्षा में आ गया कि इनमें से कॉन्ट्रैक्ट नाम का शब्द कौन सी शिक्षण विधि के लिए उपयुक्त है, समझ गया, ऐसे ही रहेगा। कौन सी विधि में मासिक कार्य दिया जाता है जिसे विद्यार्थी अगले माह की तारीख तक पूरा करता है, समझ गए ना, ये है डाल्टन विधि। बस क्वेश्चन यही रहेगा, और रहेगा डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है या आविष्कारक कौन है, ठीक ना। या आविष्कार की ज्यादा टफ यदि क्वेश्चन बनाए कठिन तो बोलेगा डाल्टन विधि के आविष्कारक वर्ष क्या है या प्रवर्तक वर्ष क्या है, ठीक ना। ज्यादा क्वेश्चन टफ बनाएगा तो दोनों एक साथ डालेगा कि इनमें से डाल्टन विधि के आविष्कारक एवं समय है, समझ में आई बात। तो रहेगा हेलन फर्स्ट 1920, फिर रहेगा क्रोचर 1926, फिर अन्य जो इसी तरह के जो 4 दार्शनिक का नाम रहेगा, और विषय विषय के ईस्वी के साथ रहेगा। आपको कैच करना है, ज्यादा टफ बनाएगा तो क्वेश्चन बनाने का बड़ी तरीका है, समझ गए। चूंकि हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं तो बच्चे को देखते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, उसके आधार पर। तो ये सी टेट का लेवल से थोड़ा सा लेवल जे टेट का कम रहता है, ठीक ना। इसलिए ज्यादा नहीं, उसमें आविष्कारक नहीं पूछता है, दोनों ऐसा नहीं पूछेगा, एक पूछेगा, ठीक। अब देखिए विद्यार्थी के द्वारा जो कार्य बड़ा सुसज्जित तरीके से कक्षा कक्ष में पूरा भी किया जाता है, तो विद्यार्थी एक बढ़िया तरीका से अपने कक्षा कक्ष में कोई कार्य पूरा करता है, उसके लिए क्या करता है विद्यार्थी, आप लोग देखेंगे, उसके लिए वह जो है टीएलएम की सहायता लेता है, समझ में आई बात। टीचर लर्निंग मटेरियल की वह सहायता लेता है, साथ ही साथ शिक्षण जो अभ्यास कार्य दिया जा रहा है उससे अन्य जो सहायक सामग्री है उसका भी उपयोग करके उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखिए डाल्टन विधि के सिद्धांत, इस पर चर्चा करते हैं। डाल्टन या डाल्टन जो लिखे, डाल्टन विधि के सिद्धांत, डाल्टन विधि के सिद्धांत। यह विधि बाल केंद्रित शिक्षा, पहला है लिखिए बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरा स्वाध्याय के सिद्धांत पर आधारित, स्वाध्याय के सिद्धांत पर आधारित। शुद्ध शब्द क्या है आधारित का,
आधारित शब्द अभी सही मायने में अशुद्ध हो गया है। यदि कोई बोलते हैं तो आधारित नहीं बोलना है। आप लोगों को परीक्षा में आएगा क्वेश्चन, ठीक ना? तो याद रखना है आधारित जो शब्द है ना, ये शब्द एक तरह से शुद्ध शब्द है आधृत, आधृत, ठीक है। और आधृत जो शब्द है उसका ये बिगड़ा हुआ रूप हो गया आधारित। जैसे एकत्रित नहीं बोलना है, यहां हम लोग एकत्रित हैं, ये अशुद्ध है, ठीक है, और हम लोग बोल बैठते हैं, लेकिन ये बोल दिए हैं, अब चलते वर्ड चलना शुरू हो गया है, तो इसलिए ये अलग है कि अब दैनिक शब्दावली में ये प्रयोग होने लगा। लेकिन शुद्ध शब्द एकत्र बोलना है कि हम सभी एकत्र हैं, ना कि एकत्रित हैं, ठीक है, लेकिन बोल देते हैं। अगर यदि परीक्षा में आ गया शुद्धता के नाम पर, तो ध्यान देना है, आप एकत्रित टिक नहीं लगा लीजिएगा, रहेगा इनमें से कौन शब्द शुद्ध है, एकत्रित, एकत्र, इकत्र, कुछ अपना रहेगा उसका, तो आप एकत्रित में टिक लगा के चले आएंगे खुश होकर के, है कि नहीं बताइए? तो यहां ध्यान देना, एकत्र ही शुद्ध है, ठीक है, पूरे विशुद्ध। और यहां भी क्या बोलेंगे, आधृत, ठीक है ना, आधारित। हाँ, यदि आधृत नहीं है, आधारित वहां है, तो आप टिक लगा दीजिए, आपको सही हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां ध्यान देना, स्वाध्याय के सिद्धांत पर आधारित है, अध्ययन और शैक्षणिक प्रगति में, तीसरा लिखिए, अध्ययन और शैक्षणिक प्रगति में, एक्चुअली सब व्याकरण का कोर्स है, यहाँ ज़्यादा उस पर डीप नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप जाएंगे तो फिर आपका यहाँ लेसन है विधि ना, इसीलिए। अध्ययन और शैक्षणिक प्रगति में विद्यार्थी की स्वतंत्रता पर, विद्यार्थी की, लिखिए, शैक्षणिक प्रगति में विद्यार्थी की स्वतंत्रता पर, हाँ स्वतंत्रता ही लिखिए, स्वतंत्रता पर ध्यान रखा जाता है। तीसरा, शिक्षक केवल, चौथा ना, लिखिए, शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, या होते हैं, जो भी लिख सकते हैं, होते हैं लिखिए। शिक्षक महान पद होता है तो ये ठीक नहीं है, मैं भी एक शिक्षक हूं, होते हैं, ठीक। हो गया। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक एक निरीक्षक होते हैं, ये डाल्टन विधि में शिक्षक एक निरीक्षक समझते हैं, सुपरवाइजर नहीं बोलते, निरीक्षी पदाधिकारी कौन है? आप जब लेसन प्लान या कहीं पढ़ाने के लिए गए होंगे तो आपके स्कूल से, आपके बीएड कॉलेज से एक टीचर डिप्यूट होंगे कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में जहाँ ड्यूटी मिलती है आप लोगों की। अभी हमारे यहाँ भी बहुत आए हुए हैं, हमको लगता है 10 या 12 होंगे, ये अभी ऑब्जर्वेशन क्लास में 30 दिन की ऑब्जर्वेशन क्लास होता है, उसके बाद कितना दिन, 4 महीना के लेसन, तो ये हमेशा आते रहते हैं, तो हम लोगों के साथ उन लोग क्लास में बैठ जाते हैं, बोलते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बच्चे जैसा भी बैठिए, आराम से देखिए, ठीक ना। तो उन लोग बोलते भी, सर बड़ा आनंददायक लगा सर, क्लास में तो हमें ऐसा होना चाहिए, जैसे आप जिस रूप में पढ़ा रहे हैं उस रूप में मुझे भी तो अभ्यास करने की जरूरत होगी। बोले आपको ऐसे ही करना भी है। तो जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं वो क्लास में बैठ जाएंगे आराम से, और पूरे क्लास समझिए ऑलरेडी बच्चे जैसे बैठे हुए हैं,
तो उन्हें अच्छा लगता है कि पढ़ाने में इस तरह का अभ्यास होना चाहिए। और उसके बाद कभी कभी मैं कहता हूं कि आप पढ़ाओ, है ना, मैं देखूंगा कभी, क्योंकि ये सर्टिफाई करना पड़ता है टीचर से, है ना, और उसके बाद हेडमास्टर से। तो कभी कभी देखते हैं, ऐसा मौका मिलता है। दूसरी बात, वहाँ एक शिक्षक निरीक्षक के रूप में होते हैं। अगली बात मैं बताया कि स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के सिद्धांत पर आधारित है। स्वधन अध्याय बना है, स्वाध्याय खुद अध्ययन करने के लिए। और अध्ययन और शैक्षणिक प्रगति में विद्यार्थी की स्वतंत्रता पर ध्यान दिया जाता है। आखिर इसका शैक्षणिक प्रगति कैसे होगा, कैसे अध्ययन करेगा, उसे विद्यार्थी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। और शिक्षक केवल मार्गदर्शक होते हैं, गाइडर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे विनय टीका विधि। देखिए, विनय टीका विधि, विनय टीका विधि ये क्या है? इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर कार्ल टर्न। लिख लीजिए, प्रवर्तक कार्ल टर्न। कहीं कहीं कार्लटर्न भी देखने को आपको मिलेंगे इस तरह से, कार्लटर्न, कार्लटर्न ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। अमेरिका के विनेट शहर में, विनेट शहर में इस विधि का प्रवर्तन किया गया। शहर में इस विधि का प्रवर्तन किया गया, अतः इसे विनिटिका विधि के नाम से जाना जाता है। अतः इसे विनेटिका विधि के नाम से जाना जाता है। ये प्राथमिक स्तर के लिए प्रयुक्त है, प्राथमिक स्तर के लिए प्रयुक्त है। जो आप लोगों की परीक्षा में आने लायक है उसी पर हम लोग फोकस ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे इस विधि का बहुत सारा विस्तार है, बहुत सारे जो विधि में इतना बता रहे हैं उतना। प्रक्रिया इस विधि का लिखिए। इस विधि में अध्यापक द्वारा, प्रक्रिया लिखिए, इस विधि में अध्यापक द्वारा, इस विधि में अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को अभ्यास पुस्तिका में, विद्यार्थी को अभ्यास पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में ध्यान देना है, पुस्तिका में कुछ गृह कार्य दिया जाता है, कुछ गृह कार्य दिया जाता है। उसके बाद गृह कार्य के लिए प्रयुक्त अभ्यास पुस्तिका को गृह कार्य के लिए प्रयुक्त अभ्यास पुस्तिका को, गृह कार्य के लिए प्रयुक्त अभ्यास पुस्तिका को ध्येय पत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन।
ध्येय पत्र, ध्येय पत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए, हो गया। बस आप लोग को इतना ही इस विधि के लिए उपयुक्त है, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, इतना लिखिए आप लोग। ये प्रवर्तक इसके हुए कार्ल टर्न या कार्ल टर्न ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। अमेरिका के विनेट शहर में इस विधि का आविष्कार किया गया था। यही कारण है कि इस विधि को विनेटिका विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, ये प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि की प्रक्रिया में आप लोग देखिए, इस विधि में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को एक अभ्यास पुस्तिका में कुछ गृह कार्य दिया जाता है, ठीक है। और गृह कार्य के लिए जो प्रयुक्त अभ्यास पुस्तिका है, जो अभ्यास पुस्तिका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, उसको ध्येय पत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें परीक्षा में आ गया कि इनमें से ध्येय पत्र कौन सी विधि के लिए उपयुक्त है या किस विधि में प्रयुक्त किया जाता है ना। ये छोटे जो पॉइंट बता रहे हैं, कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप बनाएगा तो ध्यान देना, इसको इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण बात मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। अगली विधि है इकाई विधि। नंबर कितना था? इकाई विधि। ज्यादा विधि पढ़ते पढ़ते परेशानी नहीं हो रही आप लोग को? हैं? कोई ऐसे मैं ज्यादा विधि नहीं बता रहा हूं, जितना अभी सामान्य विधि मैं बता रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण बाद में फिर शुरू करेंगे। लिखिए इकाई विधि, यूनिट मेथड क्या है, इसके प्रवर्तक लिखिए। इसके प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक हैं हेनरी क्लेव मोरिसन। हेनरी क्लेव मोरिसन और एच.सी. मोरिसन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एच.सी. मोरिसन। एच.सी. मोरिसन, कभी कभी ये शॉर्ट रूप भी आएगा, ठीक है। हेनरी क्लेव मोरिसन या एच.सी. मोरिसन 1926 ईस्वी कनाडा में, 1926 ईस्वी कनाडा में। इस विधि का अर्थ समझिए पहले। सभी स्तरों के लिए उपयुक्त है यह विधि, पहले ये लिखिए। सभी स्तरों के लिए उपयुक्त है। सभी स्तरों के लिए उपयुक्त है, परंतु ज्यादा प्रयोग उच्च स्तर पर, परंतु ज्यादा प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाता है।
इकाई विधि का अर्थ जानिए। इकाई विधि का अर्थ जब किसी पाठ्यक्रम को जब किसी पाठ्यक्रम को छोटी छोटी क्रमबद्ध इकाइयों में छोटी छोटी क्रमबद्ध इकाइयों में छोटी छोटी क्रमबद्ध इकाइयों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। बांटकर अध्ययन किया जाता है। बांटकर अध्ययन किया जाता है तो उसे इकाई विधि के नाम से जाना जाता है। तो उसे इकाई विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब लिखिए इसी में इस विधि के प्रवर्तक हो गए H.C. मॉरिसन 1926 कनाडा में। देखिए सभी स्तर के लिए उपयुक्त है परंतु ज्यादा उच्च स्तरीय कक्षा के लिए यह विधि उपयुक्त है। इकाई विधि का वास्तविक अर्थ होता है कि जब किसी पाठ्यक्रम समझ रहे, सिलेबस को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर अध्ययन किया जाता है तो इकाई विधि के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, इकाइयों ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यदि एक शब्द लिखेंगे इकाई तो ये ऐसे लिखेंगे, दवाई लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो दवाइयाँ, तो ऐसे ही लिखना है। ठीक ना, ना कि दवाइयाँ ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, पहले भी कभी बताए होंगे। ठीक ना, ये सब पर व्याकरणिक पोर्शन है, थोड़ा ध्यान देना है। ठीक, तो उसके बाद लिखिए किसी पाठ्य पुस्तक के अध्याय इकाई, रुकिए किसी पाठ्य पुस्तक की अध्याय इकाई विधि के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किसी पाठ्य पुस्तक की अध्याय इकाई विधि के विधि के सर्वश्रेष्ठ, ऐसे लिखना है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसे समझना है, किसी पाठ्य पुस्तक की अध्याय इकाई विधि के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक ना, ये जानना है। अब देखिए, ये ज्ञान की संपूर्णता को ही इकाई कहते हैं। वास्तव में कहा जाए तो इस विधि के जो परिभाषा थॉमस
एम रिस्क ने बताया है ज्ञान की संपूर्ण इकाई को, ये संपूर्णता को, ज्ञान की संपूर्णता को इकाई विधि कहते हैं, इकाई कहते हैं। एच.सी. मॉरिसन ने बताया है कि एक जैसी पाठ्य पुस्तकों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक पाठ के शिक्षण से दूसरे पाठ के शिक्षण में सहायता उत्पन्न हो, उसको हम लोग बोलेंगे इकाई विधि। तो इकाई विधि के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को इतना ही रखना है। इसकी परिभाषा, इसके ईस्वी का आविष्कारक और इसके कुछ दैनिक जीवन में इसके जो अर्थ हैं उसको जानना है, बस इतना ही आप लोग के लिए है। क्या? थॉमस एम रिस्क लिख लीजिए, लिखा देता हूं ये लाइन को, देखिए लिखिए, थॉमस एम रिस्क के अनुसार, ऐसे लिखिए, थॉमस एम रिस्क के अनुसार ज्ञान की संपूर्णता को ही इकाई कहते हैं। ज्ञान की संपूर्णता को ही, ज्ञान की संपूर्णता को ही इकाई कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, हेनरी क्लेव मॉरिसन है, थॉमस एम रिस्क के अनुसार लिखिए, ज्ञान की संपूर्णता को ही इकाई कहते हैं। एच.सी. मॉरिसन के भी लिखा देते हैं परिभाषा। बढ़े आगे, ठीक। लिख लीजिए, एच.सी. मॉरिसन के अनुसार, लिखिए लीजिए, इस शब्द को लिखा देते हैं, के अनुसार क्या है, लिखिए, एक जैसी पाठ्य वस्तुओं को एक जैसी पाठ्य वस्तुओं को, एक जैसी पाठ्य वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, किया जाए कि, किया जाए कि एक पाठ, ऐसे लिखिए, किया जाए कि, फिर देखिए कि, कॉमा देख रहे हैं, कि, वहां कम जोड़ दे रहे हैं, कि एक पाठ के शिक्षण से, कि एक पाठ के शिक्षण से, ठीक है, एक पाठ के शिक्षण से दूसरे पाठ के शिक्षण में, दूसरे पाठ के शिक्षण में, दूसरे पाठ के शिक्षण में सहायता उत्पन्न हो, सहायता उत्पन्न हो तो, हो तो इस व्यवस्था को इकाई विधि कहते हैं। हो तो
इस व्यवस्था को इकाई विधि कहते हैं, ऐसे समझना। एक जैसी पाठ्य वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक पाठ के शिक्षण से दूसरे पाठ के शिक्षण में सहायता उत्पन्न हो, तो इस व्यवस्था को इकाई विधि कहते हैं। आप लोग सुने होंगे, जब कोई गणित या साइंस या कोई पेपर आप लोग पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक, आप देखे होंगे कि जो पाठ हम पढ़े हैं उस पाठ से अगला पाठ रिलेटेड है, अगर यदि वो, और फिर अगला पाठ उससे रिलेटेड है। अगर यदि वह एक पाठ जो पढ़े हैं और वो पाठ का पूर्ण रूप से संपूर्णता गायब हो जाए, यानी पूर्ण रूप से डिसकंटिन्यू हो जाए, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ें, तो उस समय बहुत परेशानी होती है। इसीलिए देखिएगा, कोई किताब जब पढ़ाया जाता है, या हिंदी साहित्य हो, विज्ञान हो, या सोशल साइंस की जो किताबें होती है, सब में इस तरह का अनुक्रम बना हुआ है कि विद्यार्थी स्टेप बाय स्टेप कैसे ज्ञान का अर्जन करेगा और बेहतर ज्ञानार्जन कैसे कर सकता है। ठीक ना? बारिश होने लगी ना? अच्छा, घबराइए नहीं, ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक, अब इस विधि के बाद, इसमें बहुत लंबी ये विधि है, इस विधि पर ज्यादा फोकस नहीं, हम लोग जानना चर्चा करेंगे अभी। आगमन विधि, छोटी सी जानकारी आगमन विधि दे देते हैं बस। नंबर बताइए। 10। आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि क्या है तो सब आप लोग जानते होंगे। बोलिए आगमन विधि के बारे में। इसके प्रवर्तक कौन है? यह एक वास्तव में प्राचीन विधि है। इसके प्रवर्तक कौन है? अरस्तु। गुड। इसके प्रवर्तक हैं अरस्तु। इस विधि में हम लोग क्या देखते हैं? परिभाषा क्या देखते हैं? क्या? उदाहरण से नियम की ओर। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लिखिए, वह विधि जिसमें विद्यार्थी, परिभाषा लिखिए, वह विधि जिसमें, अरे वह विधि जिसमें, हो, स्पीड में थोड़ी सी कलम बढ़ती है ना तो काफी। वह विधि जिसमें विद्यार्थी उदाहरणों, आंकड़ों लिखिए, उदाहरणों, आंकड़ों के साथ क्रिया करते हुए, कोई सामान्य नियम या निष्कर्ष लिखा हो सकते हो, निष्कर्ष निकालते हैं, या निष्कर्ष निकालते हैं
निष्कर्ष निकालते हैं तो आगमन विधि कहते हैं। तो इसे आगमन विधि कहते हैं। वह विधि जिसमें विद्यार्थी उदाहरण आंकड़ों के साथ क्रिया करते हुए कोई सामान्य नियम या निष्कर्ष निकालते हैं, कोई रिजोल्यूशन तक पहुंचते हैं, उदाहरण से बढ़ते हुए ज्ञात से अज्ञात की ओर। और जस्ट निगमन विधि क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, उल्टा होता है ना। तो उसे हम आगमन विधि कहते हैं। इस विधि के बारे में थोड़ी परिभाषा एक दो लोगों का लिख लीजिए। यदि आ गया कि ये आजकल आगमन और निगमन विधि सामान्य है, इसमें कोई ये पूछेगा नहीं परीक्षा में। आपको ये पूछ सकता है आगमन विधि के आविष्कारक कौन है, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, बस अरस्तु को याद रखना है, ये नहीं। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसा है कि कोई परिभाषा दे दिया जाएगा, आगमन विधि कहते हैं, उक्त परिभाषा है किनका है? अरस्तु के साथ प्लेटो या अन्य चार दार्शनिक का नाम दे दिया जाएगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो लिखिए आगमन विधि की परिभाषाएं। ओहो, आगमन विधि की परिभाषाएं, वो तो मैं जनरल परिभाषा बता दिया। अब कुछ कुछ विद्वानों के अनुसार मैं बता रहा हूं, उसको लिखिए। यंग के अनुसार, यंग के अनुसार, यंग के अनुसार लिखिए, किसी विधि में बालक, किसी विधि में बालक, किसी विधि में बालक स्थूल तथ्यों के साथ, स्थूल समझ रहे हैं ना, क्या स्थूल तथ्यों के साथ, क्या, हाँ क्या, हाँ स्थूल मतलब एक ठोस छोटा सा जिसको कहते हैं स्थूल, स्थूल तथ्यों के साथ अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, तथ्यों के साथ अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं, सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं, तो उसे आगमन विधि कहते हैं। उसे आगमन विधि कहते हैं। किसी विधि में बालक स्थूल तथ्यों के साथ अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं, तो उसे आगमन विधि कहते हैं। ये किसका कहना है? यंग के अनुसार। यही आ गया परिभाषा आप लोगों को। ये बोला जाएगा कि इसमें से किसके अनुसार आगमन विधि तो है, ये है, ये कथन किनका है, किनका अनुसार है? तो यंग के अनुसार। एक और लिख लीजिए, ये ज्वाइसी के अनुसार,
ज्वायसी के अनुसार, ज्वायसी के अनुसार लिखिए, आगमन विधि दृष्टांतों की सहायता से, आगमन विधि दृष्टांतों की सहायता से, दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक, सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है, प्राप्त करने की क्रिया है। तीसरा, एक लास्ट, लैंडन के अनुसार, लैंडन के अनुसार, लैंडन के अनुसार जब बालकों के समक्ष, जब बालकों के समक्ष, उनके बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों एवं उदाहरणों को, ऐसे लिखिए, अनेक तथ्यों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, को प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है तथा वे स्वयं निष्कर्ष तक, तथा वे स्वयं निष्कर्ष तक, तथा वे स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो इस विधि को आगमन विधि कहा जाता है। तो इस विधि को आगमन विधि कहा जाता है। तो इस विधि को आगमन विधि कहते हैं। क्या है? उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर इस विधि में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? ये ध्यान देना है, बस इतना ही इस विधि के बारे में जानना है। हाँ, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। ये ध्यान देना है, ये तीन जो दार्शनिक हैं शिक्षा शास्त्री, पहला यंग के अनुसार किसी विधि में बालक स्थूल तथ्यों के साथ अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं तो उसे आगमन विधि कहते हैं। अगला मैं लिखाया, ज्वायसी के अनुसार आगमन विधि दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। लैंडन के अनुसार जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है
तथा वे स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं खुद से, है कि नहीं, तो उसे आगमन विधि कहा जाता है। क्लियर है? ये 3 शिक्षा शास्त्री ने आगमन विधि की परिभाषा दिया है। ये परिभाषा कभी कभी पूछ देता है, हाँ, तो ये ध्यान देना ही इसके अनुसार है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी जानकारी रखनी भी चाहिए, है ना। अब आगमन विधि के पद या सोपान यदि कहा जाए तो इसके उदाहरण है, निरीक्षण है और नियम से सामान्यीकरण की ओर है। तो जानना यह है आगमन विधि के सूत्र, सिर्फ इतना ही आप लोग जानिए। मिटा दो इसे, आगे बढ़ो। आगमन विधि के सूत्र लिख लीजिए, लिखा देते हैं। आगमन विधि के सूत्र। अब इसमें परीक्षा में आएगा कैसे क्वेश्चन, अभी इसी में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है। आपको तर्क करना है, जितना आप बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, परीक्षा में उतना बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम बताएंगे आपको एक सूत्र, लिखिए उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा लिख लीजिए विशिष्ट से सामान्य की ओर। ना ना सॉरी, ये उल्टा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा लिख लीजिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा लिख लीजिए मूर्त से ज्ञात से, हाँ मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले लिखिए मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक लिख लीजिए प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ये भी लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, इतना जानिए। ये आगमन विधि के गुण ये है कि बालक स्वयं कार्य कर नियम को निकालता है। समझ में आई बात? बालक स्वयं काम करता है और नियम को निकालता है, अतः यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं या अन्य जो पढ़ाई करते हैं, जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं, वो आगे जाने के बाद शोधार्थी बन जाते हैं, बड़े बड़े शोध करते हैं। आईआईटी करने के बाद, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद, जितने तरह के ब्रांच हैं, उस ब्रांच से जब बच्चे बीटेक करते हैं, उसके बाद गेट की परीक्षा पास करके एमटेक करते हैं, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, मद्रास, वहाँ जाने के बाद पीएचडी करते हैं, सोर्स करते हैं, तो नए नए शोध निकालते हैं रिसर्च करके। तो वो क्या है कि स्वयं विद्यार्थी कार्य करता है और एक नया शोध निकालता है, इसी का परिणाम है। यहाँ एक कमी है भारत में अभी, ये अमेरिका, जापान, रसिया और कुछ ऐसे देश हैं जो ज़्यादा रिसर्च पर ध्यान देते हैं। भारत में रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भारत में कम ही बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, और जो ज़्यादा मेधावी होते हैं बच्चे, उनको भारत सरकार प्रोत्साहन नहीं देती है। अन्य सरकार प्रोत्साहन दे देती है तो अमेरिका की ओर कुंज कर जाते हैं। देखिए ना, भारत के बहुत ऐसे साइंटिस्ट जो अमेरिका में है कि नहीं, उनको यहाँ प्रश्रय नहीं दिया जाता है और वहाँ अपनी जलवा बिखेर रहे हैं। तो यहाँ है, ये एक वास्तव में मनोवैज्ञानिक विधि है, और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है
वो अस्थाई होता है। ठीक है, अस्थाई। जब कोई रिसर्च करके कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो ज्ञान अस्थाई बनता है। छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि ज्यादा उपयुक्त है। व्याकरण के शिक्षण के लिए भी यह विधि उपयुक्त है और बालक में तर्क और चिंतन शक्ति का भी विकास इस विधि से होता है। समझ में आई बात? यह विधि की एक बहुत बड़ी गुण है। इस विधि में दोष भी है क्या? समय और धन की ज्यादा खर्च भी होती है। अब रिसर्च करता है, उसे समय लगेगा, उसके अलावा उसे अधिक क्या हो, धन भी लगेगा। तो इतना तो भरपाई कर पाना सबके लिए संभव नहीं है, तो ये भी ध्यान देना है। और बड़ी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है। सीखने की बड़ी कक्षा में क्या है, उपयोगी नहीं। बड़ी कक्षा में हम लोग सीधे तौर पर नियम पर हम लोग चलते हैं, सूत्र पर चलते हैं, है कि नहीं? बताइए। आपको मैथ दे दिया जाएगा कि 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको विस्तृत रूप में बनाना है, इसका आंसर क्या होगा। तो तुरंत आप सूत्र बना देते हैं कि इसको मान लिया जाए, हम शुरू करते हैं 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर क्या होगा, है कि नहीं? तो हम नियम की ओर सीधे तौर पर चलते हैं, चूंकि ये उच्च कक्षा का हिसाब है। तो क्या कहते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, और इसका होल स्क्वायर, है कि नहीं? बताइए, मान लिया जाए। और तुरंत इस नियम को हम लोग चलते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये तो आप लोग जानते हैं। अब इसी पर तुरंत इसको हम लोग फोकस करते हैं और सूत्र पर बैठा करके हम लोग सीधे तौर पर उसको हल कर देते हैं। करते ही नहीं? बताइए। तो ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। a + b का होल क्यू, ये भी सूत्र आता है। aq + bq क्या, a + b a - b का भी होल क्यू। इस तरह से सूत्र रहते हैं, सूत्र के अनुसार चलता है। ठीक ना? अब यहाँ ध्यान देना है कि ये आगमन विधि में सीखने की गति थोड़ी धीमी होती है। जब बच्चा रिसर्च करता है, शोध करता है, तो धीरे धीरे ना सीखेगा। तो इस विधि के क्या है, इसकी दोष है। ठीक ना? और जो परिणाम प्राप्त होता है उसको ये भी नहीं करना है कि पूर्णतः सत्य ही है। इसलिए देखते हैं जब रिसर्च होता है तो एक नहीं 10-12 लोग रिसर्च करते हैं, सबका एक शोध पेपर तैयार किया जाता है, उसके बाद एक मुख्य पेपर में समायोजित किया जाता है, तब उस पर नियम बनाया जाता है। एक ही कोई सर्च कर दिया तो ऐसा नहीं, उससे कितने लोगों की मान्यता उससे ली जाती है। ठीक ना? जैसे नई शिक्षा नीति आपकी लागू हुई, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, उसको लागू करने में कितने साल लगे? 5-6 साल लग गए। नियम बहुत सारे एडवाइस लिया गया कितने लोगों से। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ये अब हम लोग चर्चा करें निगमन विधि। छोड़ दूं, है ना? समय हो गया है ना? ठीक है, ये अगले बार समाप्त है। इसमें बहुत सारी विधि को मैं बता दूंगा और सीधे इसके प्रतिपादक बताएंगे। ठीक, आज छोड़ देता हूँ अब। ठीक है, आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।